Good evening, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will do newspaper of January 3rd as well as January 4th. Coming to first article, it talks about the demonetization decision by the Supreme Court of India. We will do afterwards. The next article is on draft rules for online gaming. This is the same article which is present in 4th of January. We will do there. Then coming to next page, on page number 10, it talks about the RBI board and note decision of demonetization. So whole of editorial is based on the Supreme Court decision on demonetization. तो इसको बहुत आसान तरीके से करते हैं. पहला बात है कि डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था. वो 2016 में हुआ था. एंड सुप्रीम कोर्ट है, इट हैज़ अपहेल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन टू डीमोनेटाइज करेंसी of rupees 500 and 1000 by 4:1 majority. तो जस्टिस नागारत्ना है, she has given dissent to a judgment, that is 4:1 majority का जजमेंट था. जो 1 डिसेंट था वो इनका था. तो पूरा जो एडिटोरियल सेक्शन है उन्हीं पर ही बेस्ड है, ये बेस्ड है. उसके बाद फिर सेकंड, डिसेंटिंग ऑर्डर मस्ट बी रेड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट, ये भी उसी पर बेस्ड है. तीसरा, इट शुड हैव इनैक्टेड अ लॉ एडिटेड एक्सर्प्ट्स फ्रॉम डिसेंटिंग ओपिनियन. तो ये लीक करके आंसर में नहीं आना है, क्योंकि इट इज़ अ डिसेंट, द एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन अ डिसेंट. जो हम लोग को इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी जजमेंट में क्या कहा, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स है डिसेंट का उसको सोचना है. पहला बात कि डीमोनेटाइजेशन चैलेंज क्यों हुआ था. तो पहला है कि अंडर सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ क्लेम दैट इट हैज़ पावर टू डीमोनेटाइज करेंसी. जो पेटिशनर थे वो बोले कि जो प्रोविज़न है सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में, वो सबके लिए नहीं है, वो कुछ ओनली स्पेसिफाइड सीरीज़ के लिए है जो डीमोनेटाइजेशन कर सकते हैं. लेकिन जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था, इट हैज़ डीमोनेटाइज ऑल द सीरीज ऑफ 500 and 1000 रुपीज़ नोट. तो क्या गवर्नमेंट ने अपना जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैंडेट दिया गया था वो ब्रीच किया, क्या वायलेट किया, इस पर पिटिशन ने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा. दूसरा चीज़ कि ड्यू प्रोसेस वाज नॉट फॉलोड, इट वाज आर्ग्यूड बाय द पिटिशनर कि जो भी रिकमेंडेशन होगा दैट विल बी फ्रॉम आरबीआई. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट हैज़ एडवाइज द सेंट्रल बैंक. तो फिर नेक्स्ट पॉइंट रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 4:1 में, उसमें मेजॉरिटी जजमेंट ने क्या बोला. और ये पूरा जो आर्टिकल है ये माइनॉरिटी वाला है, तो माइनॉरिटी वाला बाद में करेंगे, पहले मेजॉरिटी वाले को डील करते हैं. फर्स्ट है कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. जो डिसीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट का रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो पहला पॉइंट ये है. दूसरा है कि द कोर्ट हेल्ड दैट जो सेक्शन 26 आरबीआई एक्ट 1934 में जो एक लिखा हुआ है कि द सेंटर हैज़ पावर टू डीमोनेटाइज सर्टेन एनी
मतलब कि स्पेसिफाइड सीरीज, लेकिन इट शुड बी मेंट ऑल सीरीज ऑफ बैंक नोट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो एनी लिखा हुआ था, मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात है कि जो आर्टिकल जो एक्ट था 1934 का सेक्शन 26 उसके अंदर में था कि द सेंटर कैन डीमोनेटाइज एनी डिनोमिनेशन। तो पिटिशनर का आर्ग्यू था कि एनी मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक बैंक, लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनी मीन्स ऑल सीरीज ऑफ बैंक नोट। तीसरा पॉइंट जो है कि द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट गवर्नमेंट डिसीजन हैज सेटिस्फाइड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि अगर आप जो भी डिसीजन लेंगे वो इट शुड स्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ना ज़्यादा ना कम ना। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी प्रोपोर्शनलिटी वाला इशू आता है, रिजर्वेशन में भी आता है कि मेरिट भी ज़्यादा हैम्पर नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ इक्वालिटी और इक्विटी को भी प्रमोट करना चाहिए। तो ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब ज़्यादा एक तरफ टिल्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो प्रोपोर्शनलिटी इसको बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना चाहिए। दूसरा कि पिटिशनर ने कहा था कि बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले से 6 महीना पहले से जब डिसीजन लिया गया था उसके 6 महीना पहले से देयर कंसल्टेशन बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा, इंटेंशन सही नहीं था। ये पिटिशन का आर्ग्यू था कि सेंटर ने जो डिसीजन लिया वो इंटेंशन उनका सही नहीं था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का है कि सिर्फ इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट को हर चीज़ जो गवर्नमेंट करती है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इट वॉज बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल और एनी जुडिशियल डिसीजन। तो अगर ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे तो इट विल वायलेट द सेपरेशन ऑफ पावर, ये कहना था पूरा जो मेजॉरिटी जजमेंट का। लेकिन जो माइनॉरिटी जजमेंट था उनका कहना था, जो जस्टिस BV नागरत्ना जी हैं उनका कहना है कि इट वॉज अनलॉफुल, डीमोनेटाइजेशन वॉज अनलॉफुल। कैसे? इट वुड हैव बीन थ्रू लेजिस्लेशन। पहले जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 1980s में वेयर द हायर डिनोमिनेशन नोट्स वेयर बैंड, वो लेजिस्लेशन के द्वारा हुआ था, यहाँ भी करना चाहिए था। उसके बाद है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो RBI है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है, तो RBI शुड हैव फॉलोड द ड्यू प्रोसेस। वो थोड़ा सा इसमें मिसिंग था, उनका कहना है। ये चीज़ लिखना नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट और डिसेंट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं होता है फ्रॉम पर्सपेक्टिव एग्जामिनेशन। वो इम्पॉर्टेंट है इन पॉलिटिक्स और अदर व्यू मेकिंग इन द न्यूज़पेपर, बट डिसेंट को बस जानना होता है सिर्फ। तो अगर देखेंगे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी और इंडिपेंडेंस का, तो RBI हैज़ फेल शॉर्ट ऑफ इट। उसके बाद है कि इट शुड नॉट बी RBI decision but a sovereign decision by the legislation। तो ये दो चीज़ है जो जानना है। तो एक और जानना है कि जो डिमोनेटाइजेशन था वो पहला बार हुआ है कि पहले हो चुका है। ये अभी तक में पहले भी हो चुका है। फर्स्ट कब हुआ था? 1946 में, when RBI has demonetized 1000 and 10,000 रुपीज़ नोट। उसके बाद हुआ था 1978 में बाय द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। उसके बाद हुआ 2016 में when the government has demonetized 500 and 1000 रुपीज़ बैंक नोट। तो क्या क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है डिमोनेटाइजेशन का? पहला है कि इट was to curb the terrorism financing,
via hawala money, etc. It has led to increase in tax collection. It has led to increase in digitization of economy. फर्दर जो एक पैरेलल इकोसिस्टम था ब्लैक मनी का वो कम हुआ है. नेगेटिव है कि ऐसा हुआ नहीं है. जो पहले 10 to 12% आगे देखेंगे नेक्स्ट 4 जनवरी में अच्छे से दिया हुआ डेटा, उस पर गौर करेंगे. जो कैश टू जीडीपी रेशियो तो पहले था वो आज भी वैसे ही है. फेक नोट्स भी ठीक ही ठाक बढ़ते ही जा रहा है, घटा नहीं उतना. और साथ ही साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्रास्टिक था क्योंकि इट हैड लेड टू अ डिक्लाइन ऑफ अराउंड 1.5% इन जीडीपी ग्रोथ. तो अभी यही है. देन नेक्स्ट आर्टिकल is on page number 15, which talks about the poaching issue in India. तो ये कहना चाह रहा है कि the first time there has been no poaching issue in Assam. No rhino have been poached in Assam. तो rhino, इंडियन राइनो है, उनका नंबर कितना है तो ये जानना है. 3,700. उसके बाद कि सबसे मैक्सिमम कहाँ पर पाया जाता है. असम का काजीरंगा नेशनल पार्क में. It has around 2,600 animals. Further, और भी जगह है, कैसे ओरांग में, पोबितोरा और मानस नेशनल पार्क, सब असम में. देन जो इंडियन राइनो है वो IUCN के अंदर में किस में रेड लिस्ट में कितने क्या चीज़ में आते हैं, तो वो वल्नरेबल सेक्शन है. दैट इज बिलो इंडेंजर्ड से. They are found in ब्रह्मपुत्र वैली. और सिंगल ब्लैक हॉर्न राइनो है, डबल नहीं है, सिंगल है. तो ये 4-5 पॉइंट है जो रखना है याद इसको, कि जो पोचिंग होता है वो पहली बार इस साल नहीं हुआ है. पोचिंग क्यों होता है? बिकॉज देर इज़ अ डिमांड फॉर राइनोज हॉर्न. फॉर एग्जाम्पल इन द ज्वेलरी सेक्शन, ज्वेलरी फॉर मेकिंग ज्वेलरी. सेकेंड है कि द चाइनीज मेडिसिन. In the Chinese medicine, traditional Chinese medicine, the rhino horn is used to cure certain range of ailment from cancer to hangover, etc. Whereas in Vietnam, it is considered as a status symbol. So there is a growing demand, and to meet the demand, the rhino have been poached throughout the years, but this particular year it has not been poached. तो ये बहुत अच्छी खबर है. The next article talks about the new technology which will filter microplastic with minimal energy. अभी जो एक ऑस्मोसिस प्रोसेस है, रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस, इट कैनॉट फिल्टर माइक्रोप्लास्टिक. और साथ ही साथ माइक्रोप्लास्टिक आर दोज प्लास्टिक विच कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम. इट कैन बी present in the lungs sac and also present in the brain area also. It is below 5 nanometer, तो 5 micron, तो उससे नीचे तो माइक्रोप्लास्टिक कहलाता है. It is present everywhere because we are using more plastic in our daily lives, right from wearable technology to use of packet food to use of plastics to cover foods and other areas. तो माइक्रोप्लास्टिक का इतना यूज़ हो गया कि हर जगह पाया जाता है. तो अगर पानी में माइक्रोप्लास्टिक है तो इट इज़ हैम्परिंग आवर इकोसिस्टम. तो इसको कम करने के लिए फ़िल्टर करना चाहिए. फ़िल्टर कैसे करेंगे? मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी में. तो ऐसा साइंटिस्ट ने एक खोज किया है साउथ कोरिया में, जिसमें 99% ऑफ द कंटामिनेंट वेर टेकन आउट ऑफ द वाटर इन जस्ट 10 seconds. Then next article talks about the economics and politics of government promise of the year. ये बस कुछ डेटा है, इसको बस याद रखना है. बाकी पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, पहले ही बात हो चुका है. पहला है कि जो फूड सिक्योरिटी लॉ है वो NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अंडर 2013, विच गिव्स अराउंड 67% ऑफ द हाउस होल्ड एंड 50% ऑफ द अर्बन एंड 75% ऑफ द रूरल इंडिया a subsidized grains under targeted public distribution system. About 81 crore people are dependent on it. अभी क्या हो रहा है? अभी है कि 3 rupees
2 rupees or 1 rupees per kilogram of wheat, rice, nutri-cereal that is millet are given. उससे क्या क्या हो रहा है? उससे हो रहा है कि देयर इज राइजिंग कॉस्ट ऑफ बर्डन ऑन द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द स्टेट. कैसे? द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ राइस हैज रिजन. उसके कारण जो प्रोक्योरमेंट है उसमें भी उसमें भी प्रोक्योरमेंट का भी जो कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहा है. फूड सब्सिडी बिल हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. इट हैज़ पीक टू 5,41,000 crore इन 2020-21. और PMJKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और NFSA, तो इसमें फ़र्क ये है कि NFSA पहले से था. PMJKAY was initiated to meet the needs during the कोविड पीरियड. तो कोविड पीरियड के अंदर में जो फूड का कमी हो रहा था, फूड सप्लाई का, उसको मीट करने के लिए लाया गया था ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको एक बेसिक नीड्स पूरा हो सके रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन एंड फूड सब्सिडी. तो इसमें एक पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, वो बात करते हैं आर्टिकल. तो पॉलिटिक्स ये है कि द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द 7th phase ऑफ PMJKY बिफोर गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश इलेक्शन. दिस showcases their election also impacts certain schemes and initiative of the government. दूसरा है कि जो इकोनॉमिक्स क्या है कि कितना इनफ है, कितना सब्सिडी देना चाहिए, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है. फूड सब्सिडी बिल भी इंक्रीज़ कर रहा है, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट भी इंक्रीज़ कर रहा है. क्यों? क्योंकि इस साल 2 लाख करोड़ का ऑलरेडी टोटल फूड सिक्योरिटी बिल हो चुका है. हाउएवर PMJKY को रिमूव कर दिया गया है आने वाले वक्त में, लेकिन जो NFSA है उसके अंदर में जो बचा हुआ अलॉटमेंट था टू PMJKY वो बढ़ा दिया गया है. कैसे? 13.67 लाख मेट्रिक टन ऑफ wheat and 31 lakh metric ton of rice is required for distribution of per month under NFSA, or monthly requirement for PMJKY was 40 lakh metric ton. Then next article सिर्फ डेटा पॉइंट है यहाँ पर जो दिमाग में रखना है. पहला डेटा पॉइंट है कि हाउएवर आफ्टर डीमोनेटाइजेशन द कैश विद द पब्लिक हैज़ इंक्रीज्ड, वो डिक्रीज नहीं हुआ है. तो उसका कुछ डेटा है कि बाय December 16, 2022 इट स्टूड एट रिकॉर्ड ऑफ 31.27 लाख करोड़ जो कैश है. इट वॉज अप मोर देन 74% फ्रॉम 17.9 लाख करोड़ इन November 4, 2016, डेज बिफोर डीमोनेटाइजेशन. मतलब डीमोनेटाइजेशन के पहले जो सर्कुलेशन था उसका वैल्यू था 18 लाख करोड़, लेकिन अभी जो 2022 है दिसंबर, वहाँ पर जो कलेक्शन जो सर्कुलेशन था वो अप्रॉक्सीमेटली 31 लाख करोड़. तो जो आर्गूमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में बाय द सेंटर कि डीमोनेटाइजेशन हैज़ हेल्प्ड the country to reduce the black money, to reduce the cash with the public, but ऐसा हो नहीं पाया. It has increased by 74%. लेकिन यहाँ दिमाग में ये भी रखना चाहिए कि around the same period the GDP is also grown from $2 trillion to $3 trillion, तो $3.5 trillion. तो इसमें इसको भी रखना चाहिए कि अगर इंक्रीज कर रहा है GDP तो हो सकता है कि सर्कुलेशन बढ़ेगा. तो हम लोग क्या देखना चाहिए, हम लोग देखना चाहिए कि परसेंटेज कितना है. तो परसेंटेज एक तरह से कांस्टेंट है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल कैश सर्कुलेशन टू GDP रेशियो, ये होता है ज़्यादा एक क्राइटेरिया है देखने के लिए कि कितना कैश सर्कुलेशन है. ऐसे तो अगर आप बात करेंगे तो GDP ज़्यादा बढ़ेगा तो कैश सर्कुलेशन तो बढ़ेगा ही, वैल्यू बढ़ेगी. लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो अर्लियर इट वॉज अराउंड 10 to 12% टिल 2020. It was increased to 14.4% in 2021.
लेकिन अभी जो है वो उसी के अराउंड है, एट अराउंड 12 to 13%। तो वो 11% से 12 to 13% है। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन इंक्रीज हुआ है एक तरह से। और दूसरा, कैश, कोविड पैंडे को भी अगर जोड़ा जाए तो कैश एक इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि लोग जब के हाथ में जब कैश रहता है तो दे फील सिक्योर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पार्ट। इसलिए कैश का भी इम्पोर्टेंट तक ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। लेकिन साइड बाय साइड अगर देखा जाए तो डिजिटाइजेशन ऑफ द प्राइवेट पेमेंट सिस्टम हैज़ इंक्रीज्ड एट अराउंड 1 ट्रिलियन पेमेंट थ्रू UPI every month. In a year, that is 12.82 lakh crore is the payment through UPI in December। तो 1 ट्रिलियन से ऊपर हो चुका है अभी साल भर में जो ट्रांजैक्शन है। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द इशू बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर रिगार्डिंग सेंट्रल स्कीम एंड सेस। अब ये पूरा आर्टिकल कैसे समझाया जाए सिंपल भाषा में कि क्या है, क्या क्या इशू है इसमें। पहला जो प्रॉब्लम है वो सेंटर स्टेट के बीच में कि ऑन द रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। सेंटर चाहती है कि मैक्सिमम कलेक्शन मेरा हो, स्टेट चाहती है मैक्सिमम कलेक्शन मेरा हो। लेकिन उसमें एक पॉइंट है कि सेंटर ऑलवेज यूजेस सेस एंड सरचार्जेस टू कलेक्ट मोर टैक्सेस, और ये चीज़ अवेलेबल नहीं है स्टेट के पास। तो उससे क्या होता है, तो स्टेट का जो अपना कलेक्शन जितना हो सकता है वो उतना कर नहीं पाते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि द इंक्रीजिंग शेयर ऑफ सेस इन रेवेन्यू इज अ कंसर्न फॉर स्टेट। सेस मतलब होता है स्वच्छ भारत अभियान सेस। सेस इज अ टैक्स ऑन अ टैक्स दैट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट। स्टेट मतलब स्टेट्स ने, इंडियन स्टेट। तो अगर ज़्यादा सेस यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल में, डीजल में, क्या और भी जो होता है टोबैको में, हर और बहुत जगह सेस यूज़ करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान सेस हो गया, उससे कलेक्शन बढ़ता है सेंटर का। उसके बाद सेस को डिवाइड किया जाता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। लेकिन जो डिवाइड कौन करेगा, यहाँ सेंटर डिवाइड करेगा। तो अल्टीमेटली स्टेट को डिपेंडेंसी बढ़ाना पड़ता है, बढ़ जाता है, डिपेंडेंसी बढ़ जाता है सेंटर के ऊपर रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो वो नहीं चाहते स्टेट, यही इसी पर पॉइंट है। और दूसरा है कि द सम स्टेट्स आर व्यू दैट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फ्री फूड स्कीम, फूड ग्रेन स्कीम विल हेल्प सेंटर टू गेन पॉलिटिकल कैपिटल अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन। अगर डिसकंटिन्यूएशन कर चुका है सेंटर रिगार्डिंग द फ्री फूड ग्रेन, और स्टेट के पास कम पैसा है, कम फिजिकल ऑटोनॉमी। फिजिकल ऑटोनॉमी मतलब कि कितना वो खर्चा कर सकते हैं ताकि फिजिकल डेफिसिट जो है वो ज़्यादा क्रॉस नहीं करे, बजट के ज़्यादा दायरे में रहे। जितना बजट है, जितना खर्चा करने की औकात है, जितना खर्चा करने की लिमिट है, उसके अंदर दायरे में रहे, वो नहीं रहेगा। वो अगर नहीं रहेगा, ज़्यादा खर्चा होगा तो डेट क्राइसिस होगा स्टेट के पास, एंड इट विल इम्पैक्ट देयर लेंडिंग। तो द गवर्नमेंट हैज़ लेवाइड several cess including health, education, additional excise duty on food, on fuel, road infrastructure, which do not form part of the divisible pool। ये सब जो सेस है, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल। डिविजिबल पूल मतलब बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, कितना डिवाइड करना आपस में टैक्सेस को। द शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्जेस हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 8% of gross tax revenue in 2011 to 25% in 2020-2021 to 28% in 2022। तो ये वाला जो पार्ट है इसको लिख लेना चाहिए। मतलब पहले सेस, पहली बात डिवाइड नहीं होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। स्टेट के पास अपना ही पैसा बहुत ज़्यादा कम है, एक्सपेंडिचर इसको करना है तो उसको लोन लेना पड़ता है हमेशा। तो स्टेट इसमें बोलेगा जा कर के कॉन्फ्रेंस में कि मुझे ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। लेकिन
स्टेट देने को राज़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि इट गिव्स देम पावर टू कंट्रोल द स्टेट्स इनडायरेक्टली फाइनेंशियली। अब है कि जो सेंसेस है वो बढ़ते जा रहा है। कहाँ से बढ़ा? 8.16% था पहले, 8.1% था 2012 में, घट बढ़ करके 28% हो गया। तो जो इतना परसेंटेज बढ़ा है तो उसका जो पैसा पूरा है वो स्टेट खींच ले रहा है, सेंटर खींच ले रहा है। और दूसरा पॉइंट है कि इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। और दूसरा है कि जो रिसोर्सेज फ्रॉम द सेस है दे आर एलोकेटेड टू डिफरेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम इन द बजट विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट्स एंड अदर एजेंसीज। यहाँ पर भी सेंटर ही डायरेक्ट करता है स्टेट को कि यहाँ खर्चा करिए, वहाँ खर्चा करिए, इसमें इतना पैसा आएगा। तो बेसिकली स्टेट के पास उतना ऑटोनॉमी नहीं है रिगार्डिंग सेस और सरचार्जेस। तो इसी चर्चा पर बात होगा कॉन्फ्रेंस में। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट दिसंबर में कितना? 10% अर्बन एरिया में, 7.5% रूरल एरिया में। बस। नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट अ रिसेशन। IMF हैव सेड दैट during this year the third of the global economy will be in recession. दूसरा नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट proposes to ban online betting ad। तो ऑनलाइन गेम ऑफ चांस, दैट इज ऑनलाइन बेटिंग, मतलब जुआ कि चांस पर बेस्ड है कि आप सोच रहे हैं कि 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, आप बेट किए, आपका आया, आपको पैसा मिला, नहीं बेट किया नहीं तो फिर डूब गया। ये होता है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल होता है, फॉर एग्जांपल चेस हो गया, कैरम हो गया, और जो भी आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, काउंटर स्ट्राइक हो गया, पबजी हो गया एक्सेट्रा, गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है। तो यहाँ जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है वो इट हैड प्रपोज टू बैन ऑनलाइन बेटिंग एड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वहाँ पर जो ऐड आती है वो ऑनलाइन बेटिंग का नहीं होना चाहिए, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने प्रपोज किया है। रिगार्डिंग द एड, द सोशल मीडिया मस्ट सीक वेरिफिकेशन फ्रॉम द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी regarding online gaming. It will not be allowed to host advertisement regarding a betting rule. बेटिंग वोटिंग का नहीं होना चाहिए ऑनलाइन। देन लास्ट आर्टिकल है कि PMI, द इंडियाज दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग PMI हैज इंक्रीज 26 मंथ, इट इज अराउंड 26 मंथ हाई। तो PMI मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इट हैज रोज फ्रॉम 55 इन नवंबर टू 57। तो अगर पूछा जाए कि PMI ऐसे है क्या, इट इज़ एन इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो इट विल डिटरमाइन द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। उस महीने में कितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा या घटा। It also determines the contraction, that is phase of decline, and expansion, inflation. तो एक सर्वे बेस्ड मेजर है that asks the respondent about the changes in perception of business variable. It is calculated separately for manufacturing and service sector। मतलब सेपरेट कैलकुलेट किया जाता है। उसका जो बेस है वो है 50 के अगर ऊपर आएगा तो एक्सपैंड कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 57 था, तो पर एक्सपैंड कर ही रहा था लेकिन ज़्यादा नहीं कर रहा था। तो 57.8 में ज़्यादा कर रहा है, मतलब 7 से ज़्यादा कर रहा है एज कम्पेयर टू नवंबर। अब 50 के नीचे मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब डिक्रीज। It is one of the most tracked indicator. It is a expectation of how economy is doing regarding manufacturing and industries. तो अगर PMI है
तो यहाँ पर जो PMI है 55.7 था पहले, अभी 57 हुआ, तो इंक्रीज़ किया PMI बेसिकली। तो जब भी आंसर में लिखते हैं तो PMI का डेटा होना चाहिए सामने। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल टेक अप न्यूज़पेपर ऑफ 4th of January. Now coming to January 4th, 2023, the first article is on पेज नंबर 2 रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इन मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई विल नॉट टेक अप। द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 3 फर्दर विच टॉक्स अबाउट फ्री स्पीच। तो यहाँ पर भी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था रिगार्डिंग द फ्री स्पीच वो ये था कि एडिशनल ग्राउंड्स के लिए हम लोग फ्री स्पीच को कर्टेल नहीं कर सकते। मतलब जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है रिगार्डिंग द कर्टेलमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑन राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन आर्टिकल 19, जो ऑलरेडी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा, उसमें एड ऑन नहीं कर सकते हैं। ये था पूरा सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग। और पहले दूसरा था कि जो मिनिस्टर हैं उनका एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव कैसे है कि अगर आप बजट पेश करते हैं या फिर आप हाउस के अंदर कुछ भी बोलते हैं, इट विल बी अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे collective responsibility to the house of the people, legislative assembly of the state etc. लेकिन अगर आप कुछ भी खुद से बोलते हैं, ओरली स्टेटमेंट देते हैं आउटसाइड द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सपैंड नहीं करता है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसे दिया हुआ है कि द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मतलब अगर आप बजट पेश कर रहे हैं और बजट पास नहीं हुआ है, इंडिविजुअल मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन, ऑल्सो द ऑल मिनिस्टर्स हैज़ टू रिजाइन। तो एक कलेक्टिव फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये उल्टा नहीं होता है, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो 2 पॉइंट इसमें है। पहला है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसाइड द हाउस नहीं होता है, इनसाइड द हाउस होता है। बाहर में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑफ द मिनिस्टर। क्योंकि वो भी कुछ भी बोल सकते हैं, हो सकता है उटपटांग बयान हो, कुछ भी हो, उसके लिए बाकी मिनिस्टर को तो कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए। तो इन इस पर्सनल कैपेसिटी और ऑफिशियल कैपेसिटी, इसमें 2 डिफरेंस है। पर्सनल कैपेसिटी मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एज अ ऑफिशियल कैपेसिटी मतलब द मिनिस्टर व्हेन ही और सी रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट इन द हाउस, ये होता है ऑफिशियल कैपेसिटी। उनका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है रिगार्डिंग फैमिली, सोसाइटी एक्सेट्रा, वो अपना बाद में कुछ भी बोले हाउस के बाहर, तो उनका अपना एक्सप्रेशन होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में उन्हें भी आज़ादी है एक तरह से। और एडिशनल कर्टेलमेंट नहीं किया जाएगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर में। ऑलरेडी देयर आर restriction that is imposed on Article 19(2) of the Constitution. तो लेकिन जो इसमें डिसेंटिंग टोन था फिर से जस्टिस रगानाथना जी का, कि जो भी वायलेशन, जो भी हेट स्पीच है, इट लोअर्स द डिग्निटी ऑफ द पर्सन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो अंडर आर्टिकल 19 है उसको भी थोड़ा रिव्यू करना चाहिए, लेकिन जो मेजॉरिटी डिसीजन था वो बोला कि नहीं करना चाहिए। तो यही पॉइंट है इसमें। दूसरा जो आर्टिकल है वो बता दिया मैंने कि हेट स्पीच डिनाइज राइट टू डिग्निटी। ये अगर देखना चाहिए सेपरेट जजमेंट क्या चीज़ पर बेस्ड है, ये बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि इसको आंसर में लिख दे जा करके, क्योंकि ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट तरफ से आया, ये सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन है जस्टिस नागारत्ना जी का रिगार्डिंग दिस जजमेंट, जो इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दिया। Then, on page number 8, our honorable PM Sri Narendra Modi ji has said that there has been increase in role of women in research development, which shows the proof of progress made in our country. डेटा पॉइंट यहाँ पर है कि इंडिया इज नाउ रैंक्ड एट 40th ऑन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अप फ्रॉम, मतलब 81 रैंक था पहले 2015 में, अभी 40th रैंक आ गया, तो इसको लिख लेना चाहिए। तो इंडियन साइंस कांग्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक, रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर अमंग द सोसाइटी, इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होता है हर साल, उससे बाद में बात करेंगे। देन नेक्स्ट आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको बात कर सकते हैं इन एथिक्स, कि सिनेमा हॉल में जो फूड दिया जाता है या फूड दिया जाता है उसका प्राइस सिनेमा हॉल ओनर ही डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है एक तरह से उनका, तो वो डिसाइड करेंगे। दे विल सेट द टर्म्स एंड कंडीशन until they are violating the बेसिक जो फंडामेंटल राइट दिया जाता है ह्यूमन को, उसको वायलेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, कास्ट, वो नहीं होना चाहिए सिनेमा हाउस में, कि ये जाति से बिलोंग करता है इसको कुछ नहीं देंगे, या ये कास्ट से बिलोंग करता है, या ये जगह से बिलोंग करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जैसे आर्म्स अलाउड नहीं होता है, आर्म्स तो वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उन्हीं का डिसीजन होगा रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशन कि वो कितना दाम में फूड को बेचना चाहे। लेकिन हमारे जो चीफ जस्टिस है उनका कहना ये है कि दे हॉल मस्ट प्रोवाइड फ्री हाइजेनिक ड्रिंकिंग वाटर टू द व्यूअर्स एंड अलाउ द पेरेंट्स टू कैरी फूड फॉर द इन्फेंट। तो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों, इन्फेंट मतलब 0 to 5 years या 0 to 3 years एज के लिए फूड ले जाने का अलाउड होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि फ्री हाइजेनिक ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। उसके अलावा जो हाई कोर्ट का डिसीजन पहले था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का कि घर से खाना लेके जा सकते हैं, वो गलत था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि सिनेमा हाउस इज़ नॉट कंपेलिंग। ज़बरदस्ती किसी को बोला नहीं जा रहा है कि बाई करो या टिकट को बाई करो या मेरा देखो, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा है। आपका चॉइस है कि आपको टिकट लेना है नहीं लेना है, आपको मूवी देखना है नहीं देना है। इट डिपेंड्स ऑन द व्यूअर itself. Regarding the property owner of the hall, the terms and condition will lie with them regarding the price and sale of food and beverages in the cinema hall itself. मतलब वो जितना ही बेचे उनका जिम्मेवारी है। Then next article talks about the PM who have discussed G20 and mission life with King's Charles III. तो किंग्स चार्ल्स किसके हैं? यूनाइटेड किंगडम के किंग है, उनसे डिस्कस किया गया ये सब इशू पर, क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, फाइनेंसिंग ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिशन लाइफ का है इसमें। मिशन लाइफ क्या है? बेसिकली इट इज़ अ इनिशिएटिव रिगार्डिंग द बिहेवियर चेंज needed in the society to tackle the issue of climate change, to tackle the issue of conservation and promotion of sustainability in the ecosystem. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्वेशन को प्रमोट करना चाहिए रिगार्डिंग द इकोसिस्टम, और साथ ही साथ एक हेल्दी प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। उसके बाद जो बिहेवियर एस्पेक्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए मिशन लाइफ लाया गया है। कैसे क्या इस पर क्या बोल सकते हैं? पहला है कि पानी बचाओ। दूसरा उज्ज्वला योजना। तीसरा यूज़ ऑफ
LNG गैसेस, बायोगैस एक्सेट्रा इंस्टेड ऑफ कोल, ये सब इसके अंडर है। मिशन लाइफ, तो मिशन लाइफ फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट regarding India's initiative. Then next article talks about preventive healthcare mechanism. तो पहला कुछ पैराग्राफ में इनका अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग द हेल्थ केयर इन द कंट्री। तो ये पूरा पढ़ने के बाद अगर यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने बताया है कि कैसे जब पोस्टिंग मिलता है उनको तब क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एज अ एवरेज डॉक्टर नर्स को। पहला है कि सैनिटेशन स्टैंडर्ड ढंग से नहीं है। दूसरा है कि डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, शेड्यूलिंग ऑफ स्टाफ, इमरजेंसी प्लानिंग ये ढंग से नहीं हो पाता है। तो क्या करना चाहिए उस पर उन्होंने 2 पॉइंट लिखा है। जो पहला है कि जो नर्सिंग स्कूल एजुकेशन है और इन्फॉर्मेशन है ये आउटडेटेड हो चुका है रिगार्डिंग द हेल्थ केयर फील्ड। इसको अपडेट करना चाहिए, इसको अपस्किलिंग करना चाहिए, नर्स को अपस्किलिंग करना चाहिए, स्टाफ को अपस्किलिंग करना चाहिए। दूसरा, मोर फोकस शुड बी ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हम लोग अब जो भी काम करते हैं वो डायग्नोसिस और पोस्ट केयर काम करते हैं। प्रिवेंटिव मतलब हाइजीन पर फोकस होना चाहिए, सैनिटाइजेशन पर फोकस होना चाहिए, use of artificial intelligence, machine learning, drone technology, etc. regarding the challenges of diseases spreading in the region। मतलब कि ये डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल करे या फिर जो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसको कैसे कंट्रोल, पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करे, इस पर लोग का अवेयरनेस होना चाहिए। और साथ ही साथ हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसमें एक अवेयरनेस होना चाहिए रिगार्डिंग प्रिवेंटिव है, प्रिवेंट हेल्थ केयर। हेल्थ केयर प्रिवेंट करना है, ये डिजीज़ के पहले प्रिवेंट करना है। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया एक्सेट्रा। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर शुड बी द फोकस ऑन नेक्स्ट 25 ईयर्स। तभी हम लोग जो भी मोर्टालिटी रेट है रिगार्डिंग मैटरनल मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड स्टंटिंग, ग्रोथ स्टंटिंग, वेस्टिंग एक्सेट्रा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ट्यूबरक्लोसिस का जो मोर्टालिटी है इंडिया में, फिर HIV, एड्स, ये सब को कैसे प्रिवेंट करें इस पर बात किया है यहाँ पर। द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द चैलेंजेस posed by the ChatGPT and Lensa. ChatGPT is a platform where you can just ask question and the AI will give answers based on the algorithm feed it into it. तो ChatGPT can be used to create poems, create stanzas, create paragraphs, create essay etc. और साथ ही साथ लेंसा है जो वो क्या करता है कि इट क्रिएट्स स्टनिंग पोर्ट्रेट, इट क्रिएट्स गुड ड्राइंग्स विच कैनॉट बी डन बाय ह्यूमन। मतलब अभी जो ह्यूमन है वो इतना जल्दी 2 मिनट में 3 मिनट में एक अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकते जितना लेंसा ड्रॉ करती है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये पूछ सकता है साइंस एंड टेक में प्रीलिम्स में कि ChatGPT का लेंसा है क्या, किससे रिलेटेड है। तो ये बेसिकली AI पावर्ड ऐप है। तो ये क्वेश्चन इसे पूछ रहा है कि क्या ये सब होने से जो वाइट कॉलर जॉब्स है जैसे आर्टिस्ट का जॉब है या कंटेंट एडिटर का जॉब है वो लूज़ होगा। तो ऐसा पहले भी हो चुका है 1990s में, व्हेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ लीड टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ सोसाइटी विद रिगार्डिंग टू लेबर। तो लेबर यूनियन और वो भी प्रोटेस्ट उस समय कर रहे थे कि कंप्यूटर आने से जॉब जाएगा, लेकिन कंप्यूटर जब आया तो जॉब क्रिएट हुआ इन द IT फील्ड। तो अभी तो लग रहा है कि जॉब जाएगा, लेकिन आने वक्त में हो सकता है कि AI का टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ नया जॉब क्रिएट होगा। तो जो मुझे दिमाग में आता है कि क्या हो सकता है वो है कि अभी जो एक सोफिस्टिकेशन है रिगार्डिंग द एसे पेपर वो कम है। AI को यूज़ करने से आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द AI एंड देन produce the paper in a more sophisticated manner, more efficient manner in a less time। मतलब जो लिखने में 10 दिन लगता था एक गाना को या वो जल्दी होगा, तो कंटेंट क्रिएशन जल्दी होगा और अच्छा होगा। कंटेंट क्रिएशन बढ़ेगा और साथ ही साथ लोग का जो चॉइस है वो बढ़ेगा और लोग का जो टेस्ट है वो भी चेंज होगा। आज जो पोर्ट्रेट रखते हैं घर पे, जो बहुत महंगा पोर्ट्रेट आता है,
वो करोड़ों का हो सकता है, आने वाले वक्त में वो सस्ता रहे, तो जो मिडिल क्लास है उनको भी पोर्ट्रेट रख सकते हैं घर पे, वो भी गाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इट विल क्रिएट न्यू एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट, हो सकता है, ये देखा जाएगा आने वाले वक्त में। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द रोड एक्सीडेंट। ये आर्टिकल कह रहा है कि हर दिन 415 डेथ होता है, लेकिन इट इज़ नॉट टेकन मोर सीरियसली दैन कोविड। कोविड से मरने पर लोग बोलते हैं कि हमें चाहिए लॉ, हमें चाहिए एक ऐसा पॉलिसी चाहिए जिससे कंट्रोल हो कोविड, लेकिन रोड एक्सीडेंट को कोई भाव नहीं देता, ये बात कहना चाह रहा है। इट इज़ हार्डली टॉक्ड अबाउट। जब कोई सेलिब्रिटी मरता है तभी बात होता है कि सीट बेल्ट नहीं लगाया उसने, या रोड ढंग से नहीं है, पॉट होल है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं करता। तो ये आर्टिकल में कुछ चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो भी डिसेंट्रलाइज फेडरल स्ट्रक्चर है, राइट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन क्या चीज़ रिक्वायर्ड है कि जो रोड अथॉरिटी है, सेफ्टी अथॉरिटी है, दे शुड बी गिवन अ स्पेसिफिक टारगेट इन अ टाइम बाउंड मैनर। मतलब जो सेफ्टी अथॉरिटी का जो एक टारगेट है कि इतना रोड एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इतना कंप्लीट करेंगे, इतना मेंटेनेंस करेंगे, वो टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा कि दे शुड बी अ रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द रोड अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी जनरेट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि एक जोन ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करना चाहिए, ताकि कंपटीशन बढ़े स्टेट्स के बीच में, डिस्ट्रिक्ट के बीच में, कि कहाँ पर रोड ज़्यादा सिक्योर है, सेफ है। तो दैट कैन बी डन वाया, जैसे हम लोग ब्लू टैग देते हैं ना बीच को, कि ज़्यादा साफ़ सुथरा है, इको टूरिज्म प्रमोट करता है, ओवरऑल सस्टेनेबल है, वैसे ही रोड को भी वैसे ही कुछ टैग देना चाहिए ताकि एक कंपटीशन बढ़े। दूसरा है कि क्रिएट मल्टीपल चेक पॉइंट बढ़ने से स्पीड स्लो होगा, और साथ ही साथ देयर शुड बी इंक्रीज सपोर्ट फ्रॉम द रोड सेफ्टी वॉलंटियर एडिशनल टू द पुलिस के साथ साथ रोड सेफ्टी वॉलंटियर अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए रिगार्डिंग रोड सेफ्टी अमंग द ट्रक ड्राइवर और कम्यूटर्स। तो ये है जोन ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बात। तो 3-4 पॉइंट हो गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ रोड मैनेजमेंट काम नहीं करेगा ये रोड के इसके ऊपर, ये सबको ही काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, वॉलंटियर, ड्राइवर्स एक्सेट्रा। अभी जो मैकेनिज्म है वो टॉप डाउन मैकेनिज्म है, वो घट करके बॉटम अप होना चाहिए रिगार्डिंग रोड। तो ये 3-4 पॉइंट है, इसको लिख लेना चाहिए। मतलब कि पीपीपी मॉडल जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, इसी पर ही रोड सेफ्टी बढ़ेगा। सिर्फ गवर्नमेंट का जिम्मेवारी नहीं है इसमें, ये पूरा आर्टिकल बोलना चाह रहा है। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द पावर प्ले बियॉन्ड G20। तो आने वाले वक्त में जो G20 होगा 2023 में, उसमें क्या देखने को हमें मिलेगा, क्या मिल सकता है। तो आर्टिकल बाय C राजा मोहन have highlighted several parallels between the G20 in 2023 and also several parallels in the history। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में देयर वाज अ कोलैप्स ऑफ ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो-हंगेरियन and the Russian Empire. It created the Soviet Union and gave birth to new nation in Europe and accelerated the rise of Asian nationalism। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि इट लेड टू द डिमाइस ऑफ यूरोपियन कोलोनाइजेशन। जो कॉलोनीज का जो पावर था यूरोप, वो खत्म हो गया, एंड इट गेव राइज टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत एज अ सुपर पावर। उसके बाद कोल्ड वॉर एंड होने के बाद इट reduce the influence of the Eastern and Central Europe, कम्युनिस्ट ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। और दूसरा यूनिपोलर मूवमेंट स्टार्ट हुआ लेड बाय यूएस। उसके बाद धीरे धीरे चाइना ग्रोथ हुआ, साथ ही साथ वहाँ बाइपोलर वर्ल्ड होने तरफ में है अभी। तो क्या क्या देख सकते हैं हम लोग कमिंग 2023 में। पहला है क्या क्या कंक्लूजन है, बेसिकली क्या क्या हो रहा है, ट्रेंड्स क्या है, उस पर बात कर रहा है ये आर्टिकल। पहला है कि जो
2023 में है उसमें कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ गया है, तो दोनों पार्टी दे विल टॉक अबाउट पीस। तो ब्रिजिंग ऑफ गल्फ बिटवीन रशिया एंड यूक्रेनियन विल गेन ग्राउंड इन 2023। सेकेंड है कि मिलिट्री मिस एडवेंचर जो हुआ पुतिन के अंदर में रशिया का, वो हो सकता है कि कम हो, उस पर कंट्रोल हो। दूसरा है कि दिस वॉर सोड it demonstrated the Europe's inability to defend itself against the Russia, despite the European Union economy being 10 times larger than Russia। चौथा है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ, जैसे बोलते हैं ना, दो अगर बिल्ली लड़ रही है तो बंदर को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो इसमें है कि यूएस को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बिकॉज इट हैज़ बीन एबल टू सप्लाई न्यू टेक्नोलॉजी सच एज HIMAR, and it has also used satellite based communication technologies such as SpaceX Starlink to give a open source intelligence network to the Ukrainian forces। और तीसरा पॉइंट है कि यूरोप हैज़ बिकम heavily dependent on US and Middle East for oil and gas energy security, तो इसमें US का फ़ायदा हुआ। तीसरा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है कि जो पुतिन का एक मिस एडवेंचर था, उससे क्या हुआ, पुतिन को चाइना का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, और चाइना का सपोर्ट लेने के साथ साथ पुतिन हैज़ कम अंडर द हेवी इन्फ्लुएंस ऑफ द बीजिंग। उसके बाद जो पॉइंट है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा बैलेंसली चलना चाहिए बिटवीन रशिया, चाइना एंड US। It has to move faster in the developing national capabilities and international partnership to deter Chinese aggression in its border and also in the Indo-Pacific। जो मल्टीलैटरलिज्म के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में नहीं हो, इसलिए ब्रेकडाउन ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम हो तो इंडिया को उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। हम लोग बात कर चुके हैं रिगार्डिंग कॉन्स, अब बेनिफिट कर बात करते हैं। पहला है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसमें UPI पेमेंट डिजिटल इकोनॉमी कम था, अभी बढ़ चुका है। 7 लाख सेल कंपनीज हैव बीन अनहर्थ एंड स्ट्रक ऑफ पोस्ट डीमोनेटाइजेशन। तो हवाला नेटवर्क और जो इलीगल ब्लैक मनी चैनल था थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, वो कम हुआ। दूसरा टैक्स बेस है वो इंक्रीज़ किया है। GST कलेक्शन बढ़ा है थ्रू यूज़ ऑफ ई-वे बिल, और साथ ही साथ 1.5 लाख करोड़ पास कर चुका है पर महीना GST कलेक्शन। डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा है देखा जाए। उसके बाद डिजिटाइजेशन बढ़ा है। फिनटेक अडॉप्शन रेट जो भी है वो 87% है एट अगेंस्ट ग्लोबल एवरेज ऑफ 64%। तो बेसिकली कुछ फ़ायदा है जो डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ है। द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द इंडियन साइंस कांग्रेस। इंडियन साइंस कांग्रेस है, इट डेटेड बैक टू 1914 when it was held in the country to bring scientists and researchers laboratory together regarding the promotion of science and tech, regarding promotion of scientific temper among the Indian citizen। जो भी बात चल रही है, चर्चा चल रही है पूरा भी विश्व में रिगार्डिंग साइंस एंड टेक, उस पर बात हो, तो इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस इसे ही बात कर रहा है इसमें आर्टिकल की कैसे थ्रू द ईयर्स इसका वैल्यू कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, तो उसका पहला है कि देवर सम डिस्कशन, लैक ऑफ सीरियस डिस्कशन नहीं होता उस पर, कुछ प्रमोशन ऑफ सूडो साइंस की, और मतलब बड़ी बातें होती है इसमें, जो काम के बातें उतना नहीं होती है। प्लस जो स्टाफ है जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट रिगार्डिंग फंडिंग ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उससे एक पार्टीशन एक क्रिएट होता है, पार्टीशन बिलोंगिंग क्रिएट होता है। तो यही पूरा है इशू। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द रिसेंट स्टडी, वो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो नहीं भी हो, बस छोटा सा स्टडी है रिगार्डिंग द टर्माइट्स। तो
टर्माइट्स एक्टिविटी है और वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, उससे कैसे कनेक्शन है? टर्माइट्स रिलीज कार्बन फ्रॉम द डेड वुड इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। द स्टडी वॉज पब्लिश्ड इन साइंस, जो बहुत एक फेमस मैगजीन है, बहुत प्रीमियर मैगजीन है वर्ल्ड में रिगार्डिंग साइंस एंड टेक। उसमें बताया गया कि जो अर्थ अगर वार्म हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि द टर्माइट्स विल रैपिडली स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। द स्टडी हैज कनेक्टेड डॉट्स अमंग द स्पीसीज मूवमेंट। और दूसरा है कि बैक्टीरिया, फंगाई, टर्माइट्स दे कंज्यूम द डेड वुड, जो पुराने वुड है जो काट दिया जाता है उसको कंज्यूम करते हैं, और दे ग्रो इन द बेस्ट इन द रीजन ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, और दे रिलीज कार्बन फ्रॉम द डेड वुड इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दैट लीड टू द वाटर प्लैनेट। द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द प्रोटेस्ट, जैन प्रोटेस्ट। जैन का जो प्रोटेस्ट होता है वो जो झारखंड में हो रहा है क्या चीज़ पर है? पहला है कि झारखंड, सिंपल भाषा में बोलना चाहिए तो झारखंड सरकार ने यह कहा था कि पारसनाथ हिल दैट इज़ द होम ऑफ समेत शिखर, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट where 20 of the 24 जैन तीर्थंकर are believed to have attained salvation। तो जो वो एरिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, उसको कन्वर्ट करने वजह रहे थे जो अपना सरकार है वो बोल रहे थे कि दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू टूरिस्ट स्पॉट। तो इससे जैन कम्युनिटी के अंदर में एक आक्रोश आया है कि दे कैनॉट, द टूरिस्ट विल कम हियर फॉर फन, हम लोग चाहते नहीं है। एक डेकोरम होता है प्लेस का रिगार्डिंग स्पिरिचुअल रिलीजियस ट्रेडिशन, उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वही बात हो रहा है पूरा। तो एक छोटा सा ये हिल है शत्रुंजय हिल। ये शत्रुंजय हिल हो सकता है पूछे कि शत्रुंजय हिल कहाँ है, तो इसको सर्च कर लेना चाहिए ऑनलाइन। तो शत्रुंजय हिल है वो गुजरात में है, पलिताना इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात। इट इज बेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ शत्रुंजी रिवर। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द ऑनलाइन गेमिंग। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है उनका ड्राफ्ट रूल्स क्या कहता है उस पर बात करेंगे। तो पहला बात है कि ऑनलाइन गेमिंग में मिनिस्ट्री ने कहा है पूरा कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल है वो डिफरेंट है। गेम ऑफ चांस को हम लोग बैन करने जा रहे हैं, बैन करेंगे आने वाले वक्त में। गेम ऑफ स्किल को प्रमोट करेंगे। गेम ऑफ चांस मतलब जुआ, जो जुआ होता है ऑनलाइन कि 1 नंबर 2 नंबर या फिर इस मोमेंट में इस बॉल छक्का जाएगा चौका जाएगा, उस पर एक पैसा लगाते हैं और जीतने पर आपको पैसा मिलता है, नहीं तो आपका पैसा डूबता है। ये होगा गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल हो गया पबजी हो गया, काउंटर स्ट्राइक हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया, ये सब गेम ऑफ स्किल हो गया। तो जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पर क्या बात कर रहे हैं हमारे जो मिनिस्ट्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है। Online games will have to register with the self-regulatory body to legally operate in India। दूसरा कि 45% ऑफ द गेमर्स आर विमेन, तो हम लोग विमेन सेंट्रिक भी कानून आएगा। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और दुनिया भर में जो $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करना है तो गेमिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम होना चाहिए। इट विल ऑल्सो गार्ड द यूजर फ्रॉम पोटेंशियल हार्म फ्रॉम द स्किल बेस्ड गेम। दूसरा वेजरिंग मतलब जुआ ऑन आउटकम ऑफ द गेम विल नॉट बी अलाउड। ऑल द ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज विल हैव टू रजिस्टर विद द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। उसके बाद द गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग दैट इट मे ऑल्सो रेगुलेट द कंटेंट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। कंटेंट क्या चीज़ पे बेस्ड है? अब ऑनलाइन गेमिंग प्रमोट करते हैं न्यूडिटी को, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है।
तो उसको मॉडरेशन करेगा सरकार, पर मॉडरेशन नहीं सरकार करेगा। उसके बाद KYC फॉर द यूज़र होना चाहिए, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा और मॉडरेशन पर हेल्प होगा। ट्रांसपेरेंसी इन द विड्रॉ ऑफ फंड एंड रिफंड ऑफ मनी, ये होना चाहिए ताकि फ्रॉड केसेस नहीं होगा। तो एक डेटा है यहाँ सामने में, हाउ बिग इज़ ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। अभी जो गेमिंग है इट इज़ इंक्रीजिंग अराउंड 38% बिटवीन ईयर्स, मतलब एक साल में 38% ग्रो कर रहा है, तो $5 बिलियन हो सकता है आने वाले वक्त में। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द डिजिटल बिल। द ड्राफ्ट डिजिटल बिल विच इज सेट टू रिप्लेस IT एक्ट, उसमें क्या क्या प्रोविज़न है। पहला है कि इट विल फोकस ऑन साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट एक्सेट्रा। तो उसमें क्लासिफाई किया जाएगा इम्पर्सोनेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट, कैट फिशिंग, साइबर बुलिंग और अदर ऑफेंसेस मेंशन्ड अंडर न्यू बिल। डॉक्सिंग, गैस लाइटिंग, इम्पर्सोनेशन, साइबर बुलिंग क्या है, कैट फिशिंग क्या है, इसको ऑफेंस की तरह देखा जाएगा। तो साइबर बुलिंग पता है, डॉक्सिंग पता है। डॉक्सिंग मतलब कि आप अगर किसी का जो आइडेंटिटी है उसको आप ऑनलाइन दे देंगे ताकि आपको बुली कर सके, आपके पिताजी का या माताजी का या फिर एड्रेस हो गया वो ऑनलाइन डाल दिया किसी का, तो वो अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। दूसरा इम्पर्सोनेशन मतलब होता है कि आप झूठ बोलें कि आप कौन है। आइडेंटिटी थेफ्ट कि आप ऑनलाइन किसी और आइडेंटिटी से अकाउंट बनाए हैं और गलत काम कर रहे हैं। साइबर बुलिंग हो गया, कैट फिशिंग हो गया। इट इज यूज्ड इन ऑनलाइन डेटिंग वेयर द यूजर क्रिएट फॉल्स आइडेंटिटी टू परस्यू डिसेप्टिव ऑनलाइन रोमांसेस, फॉल्स आइडेंटिटी। दूसरा और क्या क्या, मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए, डॉक्सिंग को रोकने के लिए भी दिया जाएगा न्यू डिजिटल बिल में। तो इट विल, तो 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा है जो रखना, याद रखना है कि इट इज ऑल्सो कंसिडरिंग रेगुलेटिंग ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, फैक्ट चेकिंग पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म। दूसरा, it will also introduce a regulator for digital space such as, जैसे ट्राई है विद रिगार्डिंग टेलीकम्युनिकेशन, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, सब इसके अंडर में रेगुलेट होता है, ट्राई के अंदर में होता है रेगुलेट। वैसे ही डिजिटल जो भी इकोसिस्टम है वो रेगुलेट होगा, ऐसे ही कोई एक रेगुलेटर के अंदर में, जिसके बारे में डिजिटल बिल बात रख रहा है। तो अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो इट विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ रेगुलेटर जस्ट लाइक ट्राई फॉर डिजिटल स्पेस। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट क्लाउड एप्लीकेशन, नेटिव एप्लीकेशन। तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछ सकता है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है क्या? तो हम लोग जो भी काम करते हैं इट रिक्वायर्स ह्यूज स्पेस and it cannot be stored locally. So we can use cloud for using less amount of RAM in our computer. जो भी काम होगा क्लाउड पे काम होगा। जो आजकल वर्क फ्रॉम होम है उसमें जो भी काम होता है क्लाउड पे काम होता है। क्लाउड एक तरह का सर्वर है जो जिसमें डेटा प्रोसेसिंग भी होता है, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी भी होता है और ज़्यादा साइबर अटैक से प्रोन नहीं होता है। मतलब इट इज़ मोर सिक्योर्ड दैन द लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो क्लाउड से आप काम करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और एक यूज़र को एक हैंडी टूल रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 8 GB है और मेरे गेम खेलना है तो क्लाउड पे अगर गेम खेलेंगे तो हो सकता है कि आपको 10 GB 12 GB यूज़ हो, वो क्लाउड पे ही खेल सकते हैं आप, ज़रूरत नहीं एक नया टूल खरीदने को। तो क्लाउड बेस्ड गेमिंग, क्लाउड बेस्ड डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड बेस्ड IT सपोर्ट, सब क्लाउड बेस्ड सिस्टम होने वाला है। तो अगर देखा जाए तो डेटा
का सेंटर जो बनने वाला है नोएडा में, वो इसी पर है कि दे आर प्रमोटिंग क्लाउड बेस्ड सिस्टम इकोसिस्टम इन आवर कंट्री. तो it is more 70 to 80% more energy efficient, or it can be connected to worldwide जल्दी via इंटरनेट. तो जल्दी काम होगा और ज़्यादा सिक्योर होगा, इसलिए डेटा को क्लाउड को यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट विंडफॉल टैक्स. विंडफॉल टैक्स है क्या? तो ये है कि गवर्नमेंट का जो एक बेसिक टैक्स होता है ऑन द जो भी प्रोडक्ट है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है या घट रहा है, उस पर एक बेसिक टैक्स कलेक्शन सरकार करती है. लेकिन ऐसा जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो सरकार भी उस पर एक विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लेवी करती है. क्यों? क्योंकि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है, तो उससे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ते जा रहा है रिफाइनरी कंपनीज का. इसलिए सरकार ने विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लेवाई किया है इसके ऊपर ऑन क्रूड ऑयल एज वेल एज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डीजल एंड एटीएफ. मतलब इसका मीनिंग ये है कि वो सरकार देखती है कि अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं तो क्यों ना ज़्यादा टैक्स लें. जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, कंजम्पशन प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ जिसका जो वोलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा है उसमें. दूसरा लास्ट आर्टिकल है कि द प्रॉफिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर हैज़ इंक्रीज टू 2.5 लाख करोड़. तो ये घाटा में चल रहा है. जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, ONGC, इंडियन ऑयल, पावर ग्रिड एक्सेट्रा, they have increased the profit making to 2.5 lakh crore. That's all for today. Thank you.